प्रश्न है CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है ये? ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। हमें क्या बताना है कि ब्यूटेन की अगर रिएक्शन क्लोरीन से होगी तो कितने प्रकार के संरचनात्मक समावयव हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? जब हम ब्यूटेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? प्रकाश की प्रेजेंस में। तो क्या है, हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इस ब्यूटेन में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसे दो भागों में विभाजित कर दें तो यहाँ पर क्या है, इस मॉलिक्यूल में या इस कंपाउंड में क्या है, सममिति है, सिमेट्री है। तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सेम है, और ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, एक जैसे हैं। ये कैसा है, प्राइमरी है, और ये क्या है, द्वितीयक है या सेकेंडरी है। तो अगर हम इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अटैक कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, और अगर इस पर और इस पर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। ठीक है। तो जब हम ब्यूटेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें दो तरह के संरचनात्मक समावयव मिलेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर? अगला प्रश्न है, हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 की क्रियाविधि लिखिए। तो हमें क्या बताना है, SN1 की क्रियाविधि क्या होती है। SN1 की क्रियाविधि में क्या होता है, हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। यानी जो SN1 रिएक्शन है या अभिक्रिया है वो क्या है, दो पदों यानी दो स्टेप में प्रोसेस में पूरी होती है। इसके लिए हेलो एल्केन अणुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्काइल हैलाइड की होती है, फिर द्वितीयक, फिर प्राइमरी यानी प्राथमिक, और फिर मिथाइल की। बात करें अगर इसके पूरी क्रियाविधि की तो सबसे पहले पद में क्या होता है, जो 3 डिग्री हैलाइड है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसमें क्या होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूटेगा, और क्या मिलेगा हमें, एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बो कैटायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बो कैटायन। ये कैसा कार्बो कैटायन है, 3 डिग्री कार्बो कैटायन। और क्या मिलता है हमें, हैलाइड आयन अलग हो जाता है। और ये जो पद है वो कैसा है, मंद होता है। और जब हम रासायनिक गतिकी में पढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करती है, वो उस पर डिपेंड करती है जब वो पद कैसा हो, मंद होना चाहिए, यानी स्लो प्रोसेस होना चाहिए। और उसमें जितने भी अभिकारक अभिक्रिया भाग लेते हैं जो दर है उनकी ही कंसंट्रेशन या उनके ही सांद्रण पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसका दर लिखें, इसकी दर क्या होगी, समानुपाती होगी किसके, कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड के, सिर्फ ना कि नाभिक रागी के या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या सांद्रण पर यह डिपेंड नहीं करती। बात करें द्वितीय पद की, तो द्वितीय पद में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन बना है उस पर क्या करेगा, नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। तो अगर हम इस कार्बोकैटायन के संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है, त्रिकोणीय समतल होती है। संकरण कैसा होता है, sp2। तो ये क्या कर सकता है, इसको सामने से भी अटैक कर सकता है क्योंकि इसकी संरचना ऐसी है, यहाँ से इसके सामने से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है। यानी जो ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, जो हैलाइड, वो जिस साइड से जुड़ा हुआ था या तो अटैक उसी साइड से हो सकता है या उसके विपरीत साइड से भी हो सकता है या अपोजिट साइड से हो सकता है। और अटैक अगर उसी जगह से होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर विपरीत जगह से होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें इस SN1 क्रियाविधि में दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं और अभिक्रिया के वेग
किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर डिपेंड करता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो वहां हम क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगला प्रश्न है, हेलो एल्केन में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं यानी SN2 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। SN2 की क्रियाविधि बतानी है। तो इसमें हेलो एल्केन में SN2 क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। SN1 में कितने में हो रही थी? 2 में होती है। SN2 में क्या होती है? एक पद में होती है। इसमें दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। क्योंकि वो SN1 में क्या था, जो अभिक्रिया का दर थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की सांद्रण पर डिपेंड करती थी। लेकिन इसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल के सांद्रण दोनों पर डिपेंड करेगी। इस अभिक्रिया में जो दर है वो हेलो एल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। इस क्रियाविधि में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। SN1 में क्या हो रहा था, एक मध्यवर्ती बन रहा था जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। इसमें क्या बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है जो तेजी से टूटकर क्या बनाती है, उत्पाद बना देती है। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन की क्रियाशीलता की, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होता है, मिथाइल, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल हैलाइड की बात है। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो सबसे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो किस पर अटैक करेगा, इस मिथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, एक संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है कि जब ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध बन रहा होगा, उसी समय क्या हो रहा होगा, ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड या बंध टूट रहा होगा। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जब एक साथ बॉन्ड टूट भी रहा हो और एक उसी समय क्या हो रहा हो, बंध बन भी रहा हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कैसे है, मंद है यानी स्लो है। तो यहाँ पर जो रेट है या दर है वो किस पे, न्यूक्लियोफाइल के सांद्रण और मिथाइल ब्रोमाइड यानी एल्काइल हैलाइड के सांद्रण दोनों पर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए R क्या हो जाएगा, समानुपाती होगी किसके, मिथाइल ब्रोमाइड की सांद्रण और OH नेगेटिव के सांद्रण, यानी दोनों के सांद्रण पर यहाँ पर निर्भरता रहती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, SN2 यानी द्विअणुक। तो दोनों पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये द्विअणुक है। इसके बाद क्या होगा, अगला जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, तीव्र होगा, यानी ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बहुत तेजी से टूटेगा और क्या बनेगा, यहाँ मेथेनॉल बन जाएगा और ब्रोमाइड आयन मिल जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है जिसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, पोटेशियम साइनाइड से हो रही है। तो क्या मिल रहा है, A बन रहा है। और जब A की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो हमें क्या बताना है, A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन या अभिक्रिया किससे हो रही है, पोटेशियम साइनाइड से हो रही है, तो क्या होगा, इस हैलोजन को कौन प्रतिस्थापित कर देगा, ये साइनाइड ग्रुप। तो R के साथ हम क्या जोड़ देंगे, ये साइनाइड। तो क्या मिलेगा हमें, RCN यानी कि एल्काइल साइनाइड बनता है। और साथ में क्या बनता है, KX है ना, पोटेशियम हैलाइड बनेगा। अब ये एल्काइल साइनाइड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये जो CN ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। तो जो B बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2NH2। तो A बना एल्काइल साइनाइड और B क्या बना, RCH2NH2, या हम इसे कह सकते हैं प्राथमिक अमाइन। क्लियर? अगला प्रश्न है,
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, जब एक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तब एल्किल हैलाइड में उपस्थित एल्किल समूह का डाइमर उत्पाद के रूप में बनता है। डाइमर मतलब जो एल्काइल हैलाइड होगा उसमें जो एल्किल ग्रुप है उसको क्या कर देना है, जस्ट डबल करके जोड़ देना है। तो क्या है, जैसे अगर हम मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं, इसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इस एल्काइल हैलाइड का ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें एक और मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया, 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन बन गया, इसका नाम क्या है, एथेन। और साथ में क्या मिल जाएगा, जिंक हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से प्राप्त उत्पाद क्या होंगे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं या नाइट्रीकरण कराते हैं, तो नाइट्रीकरण का जो अभिकर्मक है वो क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रेटिंग मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, NO2 पॉजिटिव। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो ये नाइट्रोनियम आयन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, इस बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, यानी यहाँ पर एक बार अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहाँ होगा, पैरा पे। तो हमें 2 उत्पाद मिलेंगे, एक बार इस NO2 को कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ लगाएंगे, पैरा पर। तो क्या मिलेगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और क्या मिलेगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ज्यादातर जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसमें जो मुख्य उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, पैरा होता है। ऑर्थो वाला तभी बनता है जब किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध बन रहा होगा, तभी वो मुख्य उत्पाद होता है। नहीं तो ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होता है, मुख्य उत्पाद पैरा वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में बढ़ती सक्रियता के रूप में व्यवस्थित कीजिए। CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल क्लोराइड। इसको हमें क्या बताना है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में बढ़ती सक्रियता के रूप में व्यवस्थित करना है। तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया की बढ़ती सक्रियता का क्रम क्या होता है, सबसे कम होता है मिथाइल फ्लोराइड का, फिर मिथाइल क्लोराइड का होता है, सबसे उसके बाद आएगा मिथाइल ब्रोमाइड, और सबसे ज्यादा किसका होता है, मिथाइल आयोडाइड का। क्यों, क्योंकि आयोडाइड आयन एक क्या है, अच्छा निष्कासन समूह, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, जो आसानी से क्या होता है, कार्बन और आयोडीन का जो बंध है वो टूट जाता है, और जब वो आसानी से टूट जाएगा तो जो CI आबंध ऊर्जा है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए जो सबसे तेजी से अभिक्रिया होगी वो किस में होगी, मिथाइल आयोडाइड में होगी, फिर मिथाइल ब्रोमाइड में, देन मिथाइल क्लोराइड, और सबसे कम किस में होगी, मिथाइल क्लोराइड में होती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, फिटिक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एरिल हैलाइड को धात्विक सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन यानी बाइफिनाइल प्राप्त होता है। यानी अगर हम बात करें हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कोई भी ले सकते हैं, उसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें, सोडियम से करा दें, प्रेजेंस किसकी होगी, शुष्क ईथर की। तो क्या होगा, 2 फिनाइल की रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और वहां क्या मिल जाएगा, हमें बाइफिनाइल का
फॉर्मेशन हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या है, ये है। अब इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमीन वाली साइड से। 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, तीसरी पोजीशन पे क्लोरो, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो क्या जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है, इस कार्बन पर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा नंबर 1, ये क्या हो जाएगा 2। पहली पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो कॉमा 1 क्लोरो, और पहली और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 1 2 ट्राई फ्लोरो, 2 कार्बन की है, तो क्या कहेंगे इसे, एथेन। ये इसका IUPAC नेम होगा। अगला है, ये भी 4 कार्बन है जिसमें इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पहली पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, फोर्थ पे क्या है, क्लोरीन है, 4 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा ब्यूट 2 आयन। क्लियर। नेक्स्ट है, यहां पर हमारे पास सबसे लंबी कार्बन की चेन क्या है, ये है, तो यहां आएगा ये 1, ये 2 और ये 3। अब क्या करना है हमें, यहाँ पहली पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, तीसरी पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, और दूसरी पोजीशन पे 1 क्लोरीन है, और एक ये पूरा ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप का नाम लिखेंगे। पहले इसका नाम क्या आएगा, दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। उसके बाद पहली पोजीशन पर, और फिर दूसरी पोजीशन पे है 1, और फिर क्या है, तीसरी पोजीशन पे है 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या लगा हुए हैं, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम।